थैलेसीमिया डिजीज। अच्छा, इस डिजीज के बारे में काफी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। थैलेसीमिया जो ऐसी डिजीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है अल्फा और बीटा चेन, इस थैलेसीमिया को चेन बनना ही बंद हो जाती है, चेन ही नहीं बनती है। मतलब ये डिजीज थोड़ी खतरनाक है। अब इसमें जो अल्फा चेन में भी एरर आ सकती है, बीटा में भी आ सकती है। मतलब ये अल्फा भी गड़बड़ा सकता है, बीटा भी, दोनों में से कहीं भी डिफेक्ट हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें केवल बीटा थी, लेकिन इसमें अल्फा भी हो सकती है और बीटा भी हो सकती है। थैलेसीमिया आप बताइए क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है? इसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है क्या उस हीमोग्लोबिन में गड़बड़ आती है? अरे हाँ, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में गड़बड़ आ जाती है। अच्छा, ये आरबीसी क्या ब्लड का पार्ट है? तो थैलेसीमिया को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की ब्लड डिजीज है, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, तो इसको हम ब्लड डिजीज कहते हैं। थैलेसीमिया डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिन की ये जो चार चेन होती है, बताओ चार कौन कौन सी? तो अल्फा और, अब इन अल्फा और बीटा में से कभी इस अल्फा का या कभी इस बीटा का बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, मान लो एक अल्फा बनना बंद हो गई तो यहाँ अल्फा कितनी बचेगी? एक, तो बीटा दो ही रहेगी। अच्छा, पहले कितनी चेन थी? चार, अब कितनी बची? तो इसमें चेन बनना ही बंद हो जाती है, ये डिजीज क्या और खतरनाक हो जाएगी। तो थैलेसीमिया डिजीज के अंदर होता क्या है? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा चेन, अल्फा और बीटा का जो सिंथेसिस है ये बच्चों अफेक्ट हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा चेन क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। बात आती है ये अफेक्ट हुआ क्यों ये अल्फा, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो अल्फा तो रहेगी लेकिन हो सकता है बीटा बनना बंद हो जाए। बात आती है कभी अल्फा नहीं बनती कभी बीटा नहीं बनती, ये बनना बंद क्यों हो जाता है? रीजन क्या है? जब भी बच्चों कोई भी जेनेटिक डिजीज आती है रीजन एक ही है, क्या ये म्यूटेशन की वजह से होता है? अच्छा, ये म्यूटेशन को मैं और अच्छे से कहूं पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के टाइप बताओ। हाँ, तो बताओ अभी सिखाया हमने सब्स्टिट्यूशन और, तो इसमें बच्चों जो देखा जाता है वो है फ्रेमशिप। सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होता है? फ्रेम। थैलेसीमिया में फ्रेमशिप होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें कौन सा आता है? और फ्रेमशिप में भी मैं कहूंगा डिलीशन टाइप। डिलीशन मतलब हाँ कि कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस बीच में से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो ये डिलीशन टाइप का। तो याद रखना थैलेसीमिया डिजीज में क्या म्यूटेशन होता है? कौन सा? पॉइंट। पॉइंट में भी फ्रेमशिप, फ्रेमशिप में भी एनसीईआरटी कितना लिखा है कि इसमें म्यूटेशन होता है और ऑब्लिक करके लिखा डिलीशन। उन्होंने बीच की बात लिखी बस, म्यूटेशन में क्या लिखा डायरेक्ट? डिलीशन टाइप का, वहां पे म्यूटेशन लिखा है। अब बात आती है ये अल्फा और बीटा की जो जीन है ये जीन लगी कहां है? किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? अच्छा, ये ऑटो होती है क्रोमोसोम नंबर, आप बताओ, नहीं नहीं बताओ। अल्फा की जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। अल्फा वाली कहां पे होती है? 16। और बीटा की जीन, हाँ जो बीटा की होती है वो 11 पे होती है। ये गड़बड़ नहीं करना, इसमें क्रोमोसोम नंबर याद करना है। नॉर्मली हमने आपको क्रोमोसोम नंबर याद नहीं करने को बोला है, लेकिन इसके याद करना एनसीईआरटी लिखा भी। अच्छा, अल्फा की जीन किस क्रोमोसोम पे लगी? 16। 16 के ऊपर ये जो जीन होती है इसको बच्चों हम एच बी, अल्फा की जो जीन है इसको बच्चों हम एच बी ए से लिखते हैं। एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन, ए का मतलब यहाँ अल्फा, अल्फा में ए से स्टार्ट होगी, तो इसलिए किससे स्टार्ट होगी? ए से, तो ए के लिए उन्होंने ए लिखा। अब ये जो जीन होती है अल्फा की एक नहीं दो होती है, उसमें एक होती है एच बी ए वन और एक होती है एच बी ए टू। बताओ अल्फा की कितनी जीन है? दो जीन है। अच्छा, इस 16 पे ये है तो इस लोकस पर अलग या से बताओ, यहाँ पर एच बी ए वन, यहाँ पर क्या एच बी ए टू आ जाएगा? तो मुझे इतना बताओ अल्फा जीन सोच समझ के जवाब देना, अल्फा की जीन किस क्रोमोसोम पे? 16। इस जीन के टाइप कितने? दो टाइप, वो दो टाइप कौन कौन से? एच बी ए वन, एच बी ए टू, क्या टाइप वाइज दो है? लेकिन मैंने पूछा सेल में नंबर कितनी? चार। चार कैसे? अरे दो ही 16 पे तो दो ही 16 पे भी तो है। बताओ नंबर वाइज कितनी? चार। और टाइप वाइज कौन कौन से टाइप? एच बी ए वन, एच बी ए टू। अच्छा, ये जो बीटा है इस बीटा की जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब इसकी जो जीन होती है ये जीन केवल एक ही टाइप, इसमें दो नहीं, टाइप एक, और इसके टाइप को हम लिखेंगे एच बी बी। बताओ यहाँ पे भी एच बी बी, ये बी का मतलब बताओ, ए का मतलब, बी का मतलब, एच बी का मतलब, समझ गए ना? लेकिन इसके आगे मैंने 1 2 क्यों नहीं लिखा? एक ही टाइप की। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बीटा की जीन सभी बच्चे बताएंगे बीटा की जीन टाइप वाइज, क्या ये टाइप वाइज वन टाइप की है? नंबर कितने? समझ गए बात को ना? तो टाइप वाइज एक है लेकिन नंबर वाइज कितनी हो जाएगी? 2। अल्फा की ये जो जीन है सोच समझ के बताना, अलग अलग क्रोमोसोम पे है। और एक बात नोटिस करो, ज्यादा दूर नहीं, क्या ये पास है? क्या ये पास? टाइटली लिंक, लूजली लिंक। एनसीईआरटी लिखती है कि एचबी1 और एचबीए2, ए1 ए2 ये दोनों क्लोजली लिंक्ड होती है। उन्होंने टाइटली को क्या लिख दिया? क्लोजली। क्लोजली का मतलब पास पास ही, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के पास होती है। अब मुझे बताओ थैलेसीमिया में क्या तो कभी अल्फा नहीं बनेगी, क्या कभी? अच्छा, इस बेसिस पे अल्फा बनना बंद हुआ या बीटा बनना, इस बेसिस पर थैलेसीमिया के दो टाइप किए गए। थैलेसीमिया के कितने टाइप है? दो, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब सब बच्चे बताएंगे अल्फा थैलेसीमिया कब होगी, क्या अल्फा बनना बंद हो जाएगी? तो इसमें बीटा कितनी रहेगी? बीटा तो दो रहेगी, लेकिन अल्फा हो सकता है यहाँ पर एक रहे या हो सकता है दोनों भी ना रहे, या तो हो सकता है एक रहे या हो सकता है दोनों भी ना रहे। अच्छा, अगर दोनों नहीं है तो ये और खतरनाक है, मतलब जितनी अल्फा कम होती जाएगी उतना ही खतरनाक होता जाएगा, वो सीवियर केस होता जाएगा। इसी तरह से बीटा थैलेसीमिया में अब मैंने बताऊंगा, आपको सोचो, बताइए अल्फा तो प्रॉपर रहेगी, तो फिर बीटा कभी एक बीटा नहीं बनेगी, कभी कभी दोनों बीटा ही नहीं बनेगी, कभी कभी यहाँ पर दोनों बीटा नहीं बनेगी, क्या ये फिर खतरनाक हो जाएगा? तो बस बताइए अल्फा थैलेसीमिया में, एक मिनट पूछो, अल्फा थैलेसीमिया में 16 नंबर की जीन में गड़बड़ होगी, क्या बात सही है? बीटा थैलेसीमिया में भी 16 नंबर की जीन में, बीटा थैलेसीमिया में 11 नंबर की जीन में, फिर ऐसे घुमा के पूछेंगे थोड़ा सा, एच बी बी, एच बी बी में म्यूटेशन होने से अल्फा चेन बनना बंद हो जाएगा? नहीं, एच बी बी से अगर म्यूटेशन हुआ तो बीटा बनना बंद हो जाएगा, और एच बी ए वन ए टू में म्यूटेशन हुआ तो अल्फा बनना बंद हो जाएगा। बस समझ में क्या ये अल्फा बीटा सबको क्लियर हुआ? ढंग से जवाब देना सब अच्छे से। जो मैं पूछ रहा हूँ, थैलेसीमिया क्या ब्लड से रिलेटेड डिजीज है? ये ऑटोसोम है, इसकी जीन किस किस क्रोमोसोम? 16 और 11, तो क्या ऑटोसोमल हुआ? ऑटोसोम में भी कौन सा? रिसेसिव होता है, क्या ब्लड की डिजीज है? थैलेसीमिया डिजीज में होता क्या है? या तो अल्फा या बीटा, क्या उसका सिंथेसिस अफेक्ट हो जाता है? अल्फा की जीन लोकेटेड हो 16, एक या दो, नाम बोलो। एच बी ए वन, एच बी टाइप वाइज, लेकिन सेल में नंबर तो 4 है। बीटा की जीन लोकेटेड हो, क्या 11 पे है? टाइप वाइज, लेकिन नंबर वाइज। बात समझ में? अच्छा, फिर मुझे यहाँ बताइए इसके अंदर जब चेन बनना बंद हो जाएगी तो सोचना, म्यूटेशन से जब ये चेन बनना बंद हो गई तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा, सोचिए ये हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल था लेकिन इसमें एक चेन कम हो गई, तो क्या ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया? और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से इन आरबीसी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब आरबीसी डेथ बढ़ जाती है। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ टाइम, लेकिन ये आरबीसी थोड़ा जल्दी मरेगी, और आरबीसी की डेथ अगर बढ़ जाती है तो आरबीसी की डेथ बढ़ने की वजह से बिलिरुबिन, क्या उनका लेवल बढ़ेगा? और साथ ही साथ यहाँ पर आरबीसी की डेथ होने से क्या ब्लड में आरबीसी की नंबर क्या कम हो जाएगी? ऐसे पर्सन में हो जाएगा एनीमिया। तो कभी आपसे पूछे थैलेसीमिया के केस में क्या एनीमिया होता है? बिल्कुल होता है। थैलेसीमिया के केस में एनीमिया ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फीचर्स होते हैं, यानी कई सिम्टम्स होते हैं। ऐसे पर्सन के अंदर ये सिम्टम और भी आते हैं कि इनमें बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ने से जो स्किन का कलर हल्का सा येलोइश हो जाता है, यानी पर्सन को क्या हो? जॉन्डिस, पीलिया, तो क्या इसमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी रहेगी? साथ ही साथ जो इसमें वीकनेस बहुत रहेगी, क्यों? हाँ, जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसमें वीकनेस रहेगी, साथ ही साथ आरबीसी भी कम है।
अरे आरबीसी के नंबर कम होगी तो वीकनेस होगी एनीमिया की वजह से। इसके अलावा ऐसे पेशेंट का जो यूरिन होता है वो काफी डार्क होता है, तो यूरिन इसमें डार्क कलर दिखता है, ऐसे इनमें कई तरह के सिम्टम दिखते हैं, लेकिन सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक एनीमिया, ये एनीमिया। अब बच्चों अगर हम हीमोग्लोबिन से रिलेटेड देखें तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मैं कहूंगा दो डिजीज है, एक तो मैंने अभी आपको समझाई थैलेसीमिया और एक मैंने पहले पढ़ाई थी। इन दोनों में से कौन क्वालिटेटिव कौन क्वांटिटी? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें चेन तो चारों होती है, बस बीटा चेन की क्वालिटी खराब हो जाती है। अच्छा क्वालिटी क्या खराब होगी? छठे नंबर पर ग्लूटामिक की जगह पहली, थैलेसीमिया में चेन बनना ही, तो बताइए चेन बनना बंद होगी तो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो क्या क्वांटिटी होता है? यानी दोनों में गड़बड़ तो हीमोग्लोबिन की, लेकिन तरीका अलग है। एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, एक क्वांटिटेटिव। कौन क्वालिटेटिव कौन क्वांटिटेटिव? थैलेसीमिया। क्या बोलोगे इतना बेटा? तो आज का केस है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मैंने कहा जो मेल है और जो फीमेल है दोनों ही कैरियर है, दोनों ही कैरियर है। बताओ मेल के लिए हम एक्स वाई, फीमेल के लिए एक्स लिखते हैं, तो ऑटोसोम, तो जीनोटाइप बोलो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल, बच्चे के अफेक्ट होने के चांस या 25% आ जाएंगे, तो इसके जीनोटाइप वही यूज करना है जो ऑटोसोमल रिसेसिव। बस में अब बच्चों आज जाके आप इनसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी वाली? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है? तो हीमोफीलिया को बच्चों हम कहते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अच्छा एनसीईआरटी ने क्या लिखा इस एक्स के बजाय यहाँ पर स्पेशल वर्ड किया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड बच्चों इसलिए किया क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये जो बच्चों हीमोफीलिया डिजीज होती है इसके अंदर ब्लड में प्रॉब्लम आती है, मतलब ये भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, तो हीमोफीलिया को भी आप एक तरह से कह सकते हो ये भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है। अब इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज के अंदर अगर हम बच्चों नॉर्मली नॉर्मली क्लोट टाइम निकालते हैं कि क्लोटिंग टाइम क्या होता है, जैसे बच्चों कहीं पर अपने स्किन पर चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस को रोकने के लिए अपने यहाँ पे क्लोट बनता है। इस क्लोट को बनने में जो टाइमिंग लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 8 मिनट की रेंज में। अच्छा 1 से लेकर 8 मिनट की रेंज में क्या बन जाता है? क्लोट। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ये जो क्लोट का टाइम है, ये क्लोट का टाइम पाते ये क्लोट पर डिले हो जाता है, और ये डिले होकर अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर से लेकर 24 आवर तक हो जाता है। जरा इमेजिन करिए कहीं पे चोट लगी है और उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब वो आधे घंटे से लेकर 24 घंटे। अच्छा 24 घंटे तक अगर ब्लड लॉस होता ही जाए, है ना, हाँ, तो क्या इस एक्सेसिव ब्लड लॉस से हो सकता है पर्सन की डेथ भी हो जाए? मतलब ये किथड़ डिजीज है, इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बात आती है यहाँ पर ये जो क्लोटिंग टाइम है ये डिले हुआ तो क्यों हुआ? डिले होने के पीछे रीजन कुछ क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। जैसे बच्चों इसे आप कैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हमने स्किन का पार्ट लिया है, इस स्किन के अंदर हैंड का भी पार्ट है, यहाँ पर चोट लगी। अच्छा जहाँ से चोट लगी क्या वहाँ ब्लड लॉस हो रहा है? इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए बताओ यहाँ पर क्या बना है? क्लॉट। अब बात आती है क्लॉट कैसे बनाया जाए, तो क्लॉट को बनाने की मैकेनिज्म आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि इसके लिए कैस्केड मैकेनिज्म चलती है, उसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। हाँ ये 13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, जैसे इसमें क्लोटिंग फैक्टर 1, क्लोटिंग फैक्टर 2 ऐसे चलते गए, ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 है, इसी तरह से ये 9 है, इसी तरह से ये 11 है, ऐसे काफी सारे फैक्टर है। फिर आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, क्या ये पूरी कैस्केड मैकेनिज्म होती है? और इसी की वजह से जब ये फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो फाइनली इनकी मदद से यहाँ पे बन जाता है क्लोट। ये बच्चों यहाँ पे जाके इसे क्लोट बना कितने मिनट में? 1 से 8 मिनट। नॉर्मल पर्सन है तो ये मैकेनिज्म 1 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और ये क्लोट तैयार हो जाएगा। अब बच्चों हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ये जो क्लोट बनना है ये क्लोट प्रॉपर नहीं बन पाता, ये बहुत स्लो बनता है। बात आती है क्लोट बनने का जो टाइम है डिले हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फैक्टर है ज्यादातर केस में जो फैक्टर नंबर 8 होता है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सारे फैक्टर में से ज्यादातर टाइम 8 फैक्टर। अब बात आती है एक फैक्टर की कमी क्यों हो गई? इन फैक्टर को बनाने के लिए बच्चों जीन रिस्पांसिबल होती है। क्लोटिंग फैक्टर 8 को बनाने की जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे लगी। क्या एक्स क्रोमोसोम पे जीन होती है? मैंने आपको लगभग 1100 जीन यहाँ होती है। अच्छा एक्स क्रोमोसोम पर ये लगी थी जीन, जीन से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से, और ये प्रोटीन कोई और नहीं, क्लोटिंग फैक्टर ही। अब जरा सोचिए अगर यहाँ पर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या? अच्छा म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर आरएनए प्रोटीन फैक्टर, तो क्या इस प्रोटीन फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, और इसी की डेफिशिएंसी की वजह से ये क्लोट यहाँ प्रॉपर नहीं बनेगा, तो क्या यहाँ ब्लड लॉस लगातार होता जाएगा? इसी एक्सेसिव ब्लड लॉस वाली डिजीज का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कुछ समझ में? हीमोफीलिया में बताओ क्लोटिंग टाइम क्या डिले हुआ क्यों? क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई क्यों? उसको बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया, जीन किस क्रोमोसोम में? एक्स, तो डिजीज का नाम एक्स लिंक रिसेसिव बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि होमोजाइगस में डिजीज होती है, इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज कहते हैं। अच्छा हीमोफीलिया के केस में कभी बच्चों ये फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, कुछ केस में 9 भी हो सकता है, तो कुछ केस में 11 भी हो सकता है। इसी बेसिस पे हीमोफीलिया के अलग-अलग टाइप किए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा मॉड्यूल में टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया में दो टाइप लिखे होंगे, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये हीमोफीलिया ए और बी क्या होते हैं? हीमोफीलिया ए जो होता है ये सबसे कॉमन टाइप का है, मोस्ट कॉमन टाइप। अच्छा इसे मोस्ट कॉमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों में यही देखने को मिलेगा। अच्छा हीमोफीलिया ए इसे रॉयल डिजीज का नाम भी दिया गया। रॉयल डिजीज इसलिए कहा गया क्योंकि इसे सबसे पहली बार इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में नोटिस किया गया था। अच्छा ये जो क्वीन विक्टोरिया है इनमें बच्चों किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं थी। अच्छा क्वीन विक्टोरिया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन बच्चों उन्होंने ये नोटिस किया कि इनके जो सक्सेसिव जनरेशन आई उनमें अगर किसी बच्चे को चोट लगती तो वहां ब्लड लॉस लगातार होता रहता। तो उन्होंने उस टाइम के फेमस साइंटिस्ट जॉन नॉट को बुलाया। जॉन नॉट को बुलाया और कहा कि हमारी फैमिली में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जॉन नॉट ने उनकी पूरी फैमिली को एनालिसिस किया तो पता चला कि ये जो क्वीन विक्टोरिया है ये खुद इस डिजीज की कैरियर है। अच्छा कैरियर किसे कहते हैं? जो खुद तो नॉर्मल है लेकिन क्या उसमें डिफेक्टिव होता है, और वही डिफेक्टिव अगली जनरेशन में गया और उस वजह से डिजीज। तो कभी आपसे पूछे क्वीन विक्टोरिया क्या इस डिजीज की अफेक्टेड थी? नहीं अफेक्टेड नहीं थी, वो इस डिजीज की कैरियर थी। ये बच्चों सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखी गई थी, तो इसलिए डिजीज का नाम क्या दिया गया? रॉयल डिजीज। बात आती है जिस फैक्टर की कमी होगी वो प्रोटीन फैक्टर नंबर 8। इसी प्रोटीन फैक्टर 8 को कई जगह एएचजी का नाम भी लिखा जाता है। एएचजी का फुल फॉर्म होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, लेकिन आपको ये नाम नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस याद रखो प्रोटीन फैक्टर किसकी कमी थी? 8 की, और ये रॉयल डिजीज। हीमोफिलिया बी बच्चों रेयर केस में मिलता है, इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। हीमोफिलिया बी के केस में जो फैक्टर डेफिशिएंट होगा वो डेफिशिएंट फैक्टर 9 होगा। इस 9 के और भी कई नाम होते हैं, इसी को बच्चों कई जगह पीटीसी भी कहा जाता है। पीटीसी का फुल फॉर्म है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, या इसी को बच्चों एक नाम और दिया जाता है क्रिसमस फैक्टर। अच्छा इसे बच्चों क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, तो हीमोफिलिया बी का ही दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज भी इसको बोल दिया जाता है क्योंकि जो फैक्टर कमी हुई है वो क्रिसमस फैक्टर था। अच्छा ये जो फैक्टर होता है इसमें 9 की डेफिशिएंसी। इसी तरह से एक और आता है हीमोफिलिया सी जो बहुत रेयर केस में मिलता है, वो इतना कॉमनली देखने जाता है, उसमें फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब फैक्टर के बेसिस पे हीमोफिलिया के कई टाइप होते हैं। बताइए सबसे कॉमन ए में कौन सा फैक्टर एब्सेंट? 8, बी में और सी में 11, तो 8 9 11 इस तरह से, लेकिन सबसे मेन यही है ए वाला ही। अच्छा कौन सी डिजीज रॉयल है? ए वाली हीमोफिलिया ए को हम क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। हीमोफिलिया के केस में अगर मैं जीनोटाइप लिखूं तो यहाँ पर क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं? यहाँ बच्चों अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो एक्स रिसेसिव डिजीज है, तो मैंने यहाँ पे दो अली लिखे, एक लिखा एक्स प्लस और एक ले लिया एक्स। हीमोफिलिया के लिए एक के बजाय मैंने एच लिखा, ए भी लिख सकते हो चाहे तो एच वर्ड लिख दिया। अब बताइए मैंने एक्स पुट क्यों किया? क्योंकि इसकी जीन एक्स पे लगी, ये एच वाला डोमिनेंट रिसेसिव और इसी रिसेसिव की वजह से होगी डिजीज, तो बताओ प्लस वाला। अच्छा प्लस डोमिनेंट के रिसेसिव। अब मुझे आपको सही बताएंगे फीमेल और मेल में क्या आपको जीनोटाइप लिखना आता है?
फीमेल में कितनी पॉसिबिलिटी, बोलो एक बार। हाँ लास्ट क्लास मैंने सिखा दिया सब, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एच, चाहे तो ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा एक्स एच, अब यहाँ मेल में बोलो तो एक्स प्लस वाई, अच्छा वाई पे प्लस लगा दो, क्यों, ये वाई लिंक नहीं है, ये एक्स लिंक है। अच्छा एक और क्या केस हो सकता है, एक्स एच वाई, कहाँ नॉर्मल कहाँ फिट आपको बताइए, बताइए फीमेल में एक्स प्लस। अच्छा ये नॉर्मल क्यों, प्लस है, अच्छा प्लस के साथ ही है नॉर्मल, बताओ ये नॉर्मल, बट इन हम कैरियर और बोल देंगे। अच्छा ये वाला अफेक्टेड या इसी को हम बोलेंगे हीमोफिलिक, ये बच्चों हीमोफिलिक अफेक्टेड। अच्छा ये मेल नॉर्मल और ये मेल अफेक्टेड या इसी को हम बोल देंगे हीमोफिलिक। अच्छा मैं कहूँ हीमोफिलिक मेल जीनोटाइप क्या लिखोगे, एक्स एच वाई। अच्छा इन सब में से क्वीन विक्टोरिया का जीनोटाइप एक्स प्लस एक्स एच, क्योंकि वो डिजीज की क्या थी, तो उनके लिए ये जीनोटाइप हम पास में। अब जो यहाँ पर ये जो हीमोफिलिक फीमेल है, ये वाला केस, जब फीमेल के अंदर हीमोफिलिया होता है तो इन फीमेल की डेथ डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल की डेथ हो जाती है। मतलब ये डिजीज बड़ी खतरनाक है, मतलब फीमेल फीटस को सर्वाइव नहीं होने देती है, जैसे होमोजाइगस कंडीशन में आती है फीमेल की डेथ ही कर देती है। मतलब ये बहुत खतरनाक डिजीज है, लीथल है, कई बार तो लीथल में भी एब्सोल्यूट लीथल बोलते हैं इसको। अच्छा एक्स एच वाई में मेल यहाँ पर हीमोफिलिक है लेकिन ये बच जाते हैं, मतलब यहाँ फीमेल की डेथ होती है लेकिन मेल की डेथ बात आती क्यों नहीं होती, तो इसके पीछे रीजन बच्चों कहीं पर भी लिखा नहीं है, मैंने कई जगह सर्च करके कहीं मिलता नहीं है कैसा होता है तो क्यों होता है, हर चीज का रीजन नहीं मिल पाता, तो उसमें बस ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ ऐसा देखा गया है। हाँ हो सकता है प्रोबेबली यहाँ पर कितने अलील है, तो दो अलील से हो सकता है ज्यादा डोज हुआ, कुछ गड़बड़ हुई जिससे प्रॉब्लम आई है, यहाँ कितना अलील है, एक अलील का मिलना कंडीशन का नाम हेमीजाइगस, और हो सकता है यही हेमीजाइगस कंडीशन मेल को बचा। मेरे पास में अब एक लाइन बोलूंगा, सोच के जाओ ना, कभी भी आपको हीमोफिलिक फीमेल देखने को नहीं मिलती, क्या बात सही है, क्यों नहीं मिलती, हाँ क्योंकि जब भी फीमेल में हीमोफिलिक कंडीशन आएगी वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मर जाती है, तो नेचर में मतलब कभी भी हीमोफिलिक फीमेल देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा यहाँ बच्चों कभी एग्जाम में सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में से पुट कर दे कि फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है और जो मेल है वो नॉर्मल है, क्या इनके जीनोटाइप लोगे, बताओ फीमेल हीमोफिलिक होती है एक्स एच एक्स, क्या एक्स प्लस एक्स एच, हाँ ये तो नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या हम यही पुट करेंगे, लेकिन हीमोफिलिक में तो मिलती नहीं। हाँ अगर क्वेश्चन में कहा है तो बस मान के चलता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हीमोफिलिक फीमेल वर्ड आ जाए और आप वहाँ पेपर में लिख के आ जाओ हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलती है, इस क्वेश्चन ढंग से बनाया करो, है ना। अगर उन्होंने कहा है तो बस ये मान के चलना कि हो सकता है हाइपोथेटिकल पूछ रहे हो, तो इसको बस आप कंसीडर करके चलें। अच्छा मेल नॉर्मल तो एक्स प्लस वाई, क्या ये जीनोटाइप आ जाएगा, और फिर हम सोल्व कर देंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे इसको सोल्व करना है। अच्छा एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए, एनसीईआरटी कहती है कि अगर मान लीजिए किसी डॉटर को हीमोफिलिक होना है तो क्या कंडीशन पूछे। अच्छा हीमोफिलिक डॉटर के लिए जीनोटाइप एक्स एच एच, तो यही हो गया एक्स एच एच। अब बताइए दोनों एक्स मदर से आते हैं तो एक फादर से, अच्छा श्योर एक फादर से आया होगा, तो फादर का जीनोटाइप एक्स एच वाई, अच्छा वाई तो फादर में वही, यहाँ पर एक्स एच आपने कैसे सोचा, क्योंकि दो एक्स एच है तो एक एक्स एच यहाँ से आया होगा ना बेटा। अच्छा अब बताइए यहाँ पर अगर डॉटर को हीमोफिलिक होना है तो ये मेल शुड बी हीमोफिलिक, क्या फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है, क्योंकि इनके पास एच होगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा। अब बताइए ये एक्स एच कहाँ से आ गया, फादर से, मान लो फादर से आ गया, तो दूसरा अब मदर के पास यहाँ पर श्योर है, क्या एक एक्सेस तो हो गई होगा, अब दूसरा क्या, हाँ अच्छा यहाँ पर हम उसको लेंगे एक्स प्लस, आपने एक्स क्यों नहीं बोला, वो तो मिलती नहीं, वो तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर बताओ ये कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल तो है साथ ही साथ, तो एनसीईआरटी लिखती है कि अगर फीमेल के डॉटर के हीमोफिलिक होना है तो मेल शुड बी हीमोफिलिक, यानी फादर शुड बी हीमोफिलिक, क्या बात सही है, अगर डॉटर हीमोफिलिक बनना है तो फादर शुड बी हीमोफिलिक एंड मदर शुड बी कैरियर, बात समझ रहे, तो मदर का कैरियर होना चाहिए और फादर को यहाँ पर हीमोफिलिक हो गए तभी जाके यहाँ पर हीमोफिलिक डॉटर, लेकिन ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा, अरे डॉटर है तो डॉटर सर्वाइव नहीं करेगा, तो एनसीईआरटी में क्या कि ये डॉटर आगे जाके फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा ये जो डिजीज हमने सीखी है कौन सी थी, क्या हीमोफिलिया समझ में आया, तो ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बच्चों ये ऐसी डिजीज होती है जिसमें, अच्छा नेचर वाइज ये कैसी डिजीज, ऑटोसोम सेक्स लिंक्ड, क्या ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अच्छा सेक्स लिंक्ड में भी कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में होता यह है कि इस डिजीज के अंदर जो अफेक्टेड पर्सन है जिन्हें मतलब डिजीज होती है वो कुछ कलर को पहचान नहीं पाते, मतलब इनको कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। अच्छा ये कलर बेसिक तीन होते हैं, रेड कलर ग्रीन कलर और ब्लू कलर, तो ये बच्चों रेड कलर ग्रीन कलर ब्लू कलर इनको पहचानने में कैपेबल नहीं होते, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं कि सभी नहीं पहचान पाते, किसी एक कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। बात आती है ये अफेक्टेड पर्सन कलर क्यों नहीं पहचान पाते, इन कलर को पहचानने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारी आइज के अंदर कुछ स्पेशल सेल होती है, कलर को आइडेंटिफाई करने कौन से, हाँ वो इंटेंसिटी के लिए लोड होती है, हाँ और कलर को पहचानने के लिए कौन, ये जो कौन सेल होती है जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने एपिथेलियल बनाई रेटिना की, और यहाँ पर ये कौन सेल है। अच्छा ये जो कौन सेल होती है ये भी याद रखिएगा, थ्री टाइप के कौन होते हैं, अच्छा कौन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सेल भी कौन सी है कौन, ये भी कौन, ये भी। अच्छा अब इन कौन में कौन से टाइप के पिगमेंट है उसके बेसिस पे कलर पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो पिगमेंट है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर को पहचानने के लिए है, और इसके लिए यहाँ पर समझाने के लिए लेते हैं ब्लू कलर। अच्छा इन तीनों कलर के लिए क्या अलग अलग कौन है, अब इन कौन को डेवलप करना है, इन सेल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो इनके लिए भी जीन लगी होती है। अच्छा ये जीन किस क्रोमोसोम पे एक्स, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पे जीन है, सपोज करो यहाँ पर जो जीन लगी थी वो यहाँ जो जीन लगी थी ये जीन अल्टीमेटली रेड कलर वाले कौन से डेवलप करती है, बताओ रेड कलर की जीन किस पे लगी एक्स पे, सिमिलरली ये जो ग्रीन है इस ग्रीन की जीन भी बोलो 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 एक्स पे है, लेकिन ये जो ब्लू है इस ब्लू की जो जीन है वो एक्स पे ना होकर इसकी जीन बच्चों ऑटोसोम पे होती है, ध्यान से बताना एक बार, रेड की जीन एक्स पे ग्रीन की भी लेकिन ब्लू वाली। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या मैंने एक्स इंडिसेस बताई, तो आपके इंसेट ने बड़ी समझ दी, उन्होंने क्या कहा कि कलर ब्लाइंडनेस में जो कलर नहीं दिखता उन्होंने रेड का नाम लिखा ग्रीन का नाम लिखा ब्लू का नाम नहीं लिखा, बताओ क्यों नहीं लिखा, हाँ क्योंकि अगर ब्लू लिखते तो वो डिजीज ऑटो समझ हो जाती है, उन्होंने बड़ा समझ दिखा दिया, तो उन्होंने ब्लू का नाम लिखा ही नहीं, तो हम भी बच्चों वाले ब्लू वाले को पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कलर ब्लाइंडनेस को क्या माना है एक्स लिंक रिसेसिव, तो हम बस दो कलर ध्यान रखें, बात समझ में। अब मुझे बताओ सपोज करो इस जीन में म्यूटेशन हो गया, अगर इस जीन में म्यूटेशन हुआ कौन से कौन डेवलप, तो बताओ उसको कौन से कलर को देखने में दिक्कत आएगी रेड को, सिमिलरली अगर इस जीन में म्यूटेशन हुआ तो क्या उसको ग्रीन को देखने में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ये कौन डेवलप, तो जो अफेक्टेड पर्सन होता है कुछ कलर नहीं पहचान पाता, कौन कौन से कलर रेड एंड ग्रीन, हम ब्लू क्यों नहीं बोल रहे, हाँ ऑटोसोम है एनसीईआरटी में उसको लिखा नहीं, तो एनसीईआरटी में दो कलर। अब जो ऐसा नहीं कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसे बिल्कुल कलर ही नजर नहीं आता, नहीं उसे कलर दिखता है, बस गड़बड़ क्या होती है जब कलर को बहुत ज्यादा पास बना दो और काफी छोटी साइज का बनाओ तब जाके उसको दिखने में प्रॉब्लम आती है। जैसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बच्चों एक कलर ये बनाया है, ये कलर यहाँ पर क्या होती है जब कलर को बहुत ज्यादा पास बना दो और काफी छोटी साइज का बनाओ तब जाके उसको दिखने में प्रॉब्लम आती है। जैसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बच्चों एक कलर ये बनाया है, ये कलर यहाँ पर जैसे रेड कलर ले लिया और इसी तरह से यहाँ पर ये ग्रीन कलर ले लिया, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो, अरे अफेक्टेड पर्सन तक पहचान जाता है
है ना? तो इसमें बच्चों जो अफेक्टेड पर्सन है वो भी पहचान रहे हैं। गड़बड़ कब होती है? जब इनको छोटी साइज का बनाओ और पास में बनाओ। जैसे बच्चों मैंने इनको थोड़ा छोटी साइज का बना दिया और इनको थोड़ा क्लोज कर दिया, क्या पहचान पा रहे हो? अरे अफेक्टेड भी पहचान जाता है। गड़बड़ तब होती है जब बहुत छोटा बना दो और बहुत पास में बना लो। यहाँ पे जाके क्या पहचान पा रहे हो? हाँ, यहाँ पहचान गया तो ओके है। कहने की बात ये है कि जब छोटी साइज का बनाओ, बहुत क्लोज बनाओ, तब जाके उसे दिक्कत आती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसको कलर नहीं दिखता, गड़बड़ क्या करता है वो? छोटी साइज का बनाओ, क्लोज बनाओ, तब जाके प्रॉब्लम आती है। अब ये कई बार तो ऐसा होता है कि पर्सन कलर ब्लाइंड होता है, लेकिन उसे खुद को पता नहीं होता कि कलर ब्लाइंड है। हाँ, उसे पता ही नहीं चलता कि कलर ब्लाइंड है जब तक कि उसकी टेस्ट ना की जाए। और इसके लिए बच्चों एक स्पेशल टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट का नाम होता है इशिहारा टेस्ट, नॉट इशारा। हाँ, जापानी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया इशिहारा टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर जनरली यहाँ पे बच्चों ऐसे कार्ड होते हैं, उनके ऊपर जैसे यहाँ मैंने समझाने के लिए ऐसे कलर बना दिए। जैसे यहाँ रेड कलर बनाया, पहले आप देख पा रहे हैं साइज बड़ी है फिर छोटी है। सेम यहाँ समझाने के लिए ऐसे मैंने ग्रीन कलर बना दिया, पहले साइज बड़ी है फिर ऐसे छोटी हो गई। फिर ऐसे पर्सन से कहा जाता है कि बताओ इसमें कितना रेड कलर है, कितना ग्रीन कलर है। तो स्टार्टिंग में जब ये साइज बड़ी होती है ना, तब तो वो पहचानते जाते हैं। गड़बड़ कब करेंगे? छोटी साइज। जैसे ही वो छोटी साइज पे पहुंचेंगे वहां दिक्कत आएगी और उसे भी पता चलेगा कि कौन से कलर को देखने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, देखने में इसको प्रॉब्लम आ रही है। ये जो टेस्ट है हमेशा देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टेस्ट की जरूरत बच्चों कुछ केस में पड़ती है, जैसे बच्चों सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आर्मी में। आर्मी में जब ज्वाइनिंग होती है तो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना कंपलसरी है। इसी तरह से रेलवे के जो लोको पायलट होते हैं उन्हें बच्चों कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह से एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उन्हें देना पड़ता है। और इसी तरह से बच्चों मेडिकल फील्ड में भी जब एफएमसी में जाते हैं, है ना, नीट टेस्ट स्कोर के पास एफएमसी का होता है, उसमें आपने सुना होगा कि उसका फिजिकल टेस्ट होता है। पता है फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट जिसे कहते हैं। उस मेडिकल टेस्ट में वहां पर वो कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं और कलर ब्लाइंडनेस देखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ केस में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कंपलसरी है। सपोज करिए रेलवे का कोई लोको पायलट है और उसे अगर रेड कलर नजर आए, हाँ, और अगर वो ट्रेन चलाने बैठ जाए, है ना, तो उसकी ट्रेन फिर बच्चों कभी नहीं रुकेगी, है ना, वो चलती जाएगी। तो इसलिए बच्चों वहां पे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कंपलसरी हो जाता है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कुछ समझ में आया? बताइए क्रोमोसोम, तो क्या ये भी एक्स लिंक्ड है? अब बच्चों अगर मैं इसके अलील बनाऊं तो यहाँ पर जो अलील बनेंगे, एक ले लिया मैंने एक्स प्लस, तो दूसरा क्या ले लें? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम इसको क्या ले लेंगे? एक्स, और यहाँ ले लिया स्मॉल सी। अगर बच्चों यहाँ पे हम जीनोटाइप लिखें, बताओ मेल फीमेल में सेम या डिफरेंट? बोलो। डिफरेंट। अलग अलग तरह से जीनोटाइप लिखेंगे। यहाँ लिखा पहले एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, और यहाँ स्मॉल सी। अब यहाँ पे आप लोग बताइए, बताइए प्लस 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 सी, बट कैरियर एक्स एक्स, अफेक्टेड या और जैसे बोले कलर ब्लाइंड। यहाँ बोलो एक्स प्लस वाई नॉर्मल, एक्स सी वाई, ये कलर ब्लाइंड या अफेक्टेड जो भी आप बोले। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में निकालता हूँ, बताइए फीमेल में एक केस आया आउट ऑफ 3, तो हम लिखेंगे 1/3 परसेंटेज। क्या 33.3 आ जाएगा? वेरी गुड। मेल में सोल्व करो, 1/2 केसेस इंटू 100, बोलो। तो एक बात बस मुझे इतना समझाओ, कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज्यादा आती है फीमेल? बिल्कुल, मेल के कलर ब्लाइंड होने के चांस ज्यादा है। रीजन बस इतना सा, हेमीजाइगस। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मेल में कितना सी है? एक सी आते मेल कलर ब्लाइंड हो गया, एक सी आते, जैसे डिफेक्टिव वाली आया, जैसे डिफेक्टिव आया मेल कलर ब्लाइंड हो गया। लेकिन सोचिए फीमेल में सी आया था लेकिन फिर भी फीमेल, बताओ ये कलर ब्लाइंड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ डोमिनेंसी का चक्कर है, यहाँ ज्यादा बेटा था। अच्छा, डोमिनेंसी थी इस वजह से नॉर्मल आ गया, लेकिन यहाँ पर जैसे सी आया क्या मेल कलर ब्लाइंड हो जाएंगे? बताइए एक अलील क्या अपने आप को शो कर रहा है? एक ही अलील का मिलना हेमीजाइगस, और इसी हेमीजाइगस होने की वजह से मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस ज्यादा होते हैं। मैं तो कहूंगा कलर ब्लाइंड ही नहीं, जितनी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, कौन कौन सी, हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएमडी के नाम बताया लास्ट है, ये सारी की सारी डिजीज मेल में ज्यादा आती है। क्यों? रीजन बस सिंपल सा, ड्यू टू हेमीजाइगस। तो कलर ब्लाइंडनेस किस में ज्यादा मिलेगा? हाँ, एक बार बच्चों ऐसा सर्वे भी किया गया था, उसमें मेल फीमेल में स्टडी की गई कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज केवल 0.4% निकली, लेकिन मेल में यही परसेंटेज 8% हो, इतनी ज्यादा। अब मुझे बताइए किसमें कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा मिली? रीजन समझ गए होंगे? हाँ, ये डेटा याद। तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस कितने परसेंट मिली थी? 0.4, जबकि मेल में यही लगभग 8% के आसपास नोटिस की जाती है। इतनी ज्यादा क्यों आ जाती है? हाँ, रीजन समझ गए होंगे, हेमीजाइगस। अब बच्चों यहाँ पर समझने, मैंने कहा बच्चों ये मदर कलर ब्लाइंड है, मदर कलर ब्लाइंड है, और जो फादर है ये नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है। मैंने कहा इनके जीनोटाइप को लिख सकते हो, बताइए मदर कलर ब्लाइंड एक्स सी एक्स सी, अच्छा फादर नॉर्मल एक्स प्लस और वाई, एक्स प्लस और साथ में क्या है वाई। अब बच्चों मान लीजिए इनके यहाँ पर कोई सन हुआ, लड़का हुआ, लड़के में कौन कौन से क्रोमोसोम है? एक्स और वाई। वाई कहाँ से? हाँ, वाई के तो एक ही सोर्स है फादर, क्योंकि यही वाई है। अच्छा, वाई तो यहाँ से पहुंच गया। अच्छा, तो सन में एक्स भी फादर से आएगा। हाँ, फादर से एक आ गया तो दूसरा, मदर के पास कितने एक्स है? कौन सा आएगा? हाँ, कोई भी रेंडम प्रोसेस है, एक आ सकता है, कोई भी आ सकता है, चाहे ये आए चाहे ये, क्या बात देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक सी वाई, बताइए एक सी वाई, तो क्या ये मेल यहाँ कलर ब्लाइंड हो जाएगा? तो हमने बड़ा अच्छा कंक्लूजन समझा कि अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो सन शुड बी कलर ब्लाइंड। समझे? बताओ मदर कैसी है तो सन कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे। अच्छा, मान लीजिए इनके 3 लड़के हुए तो कौन सा कलर ब्लाइंड? तीनों, एक भी नहीं बचेगा, है ना? तो, हाँ, तो अगर मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो जितने भी सन है सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे, चाहे ये एक्स आए या ये आए, बात तो एक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं आना है। तो हमने बड़ी अच्छी बात समझी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में ये श्योर होगा कि अगर मदर अफेक्टेड है देन ऑल सन्स शुड बी अफेक्टेड, क्या सारे सन अफेक्टेड होंगे? चलिए अब यहाँ पे ढंग से जाओ, फादर कैसे हैं? नॉर्मल। अब मैंने कहा इनकी डॉटर की कंडीशन चेक करते हैं क्या आ सकता है। डॉटर में कितने एक्स आएंगे? नहीं आएंगे कितने भाई? 2 एक्स आएंगे। अच्छा, दोनों एक्स मदर के आ जाएंगे, तो एक फादर एक मदर। अच्छा, फादर के पास कितना एक्स है? वो श्योर जाएगा भाई, यहाँ तो कोई चॉइस नहीं, यही आना है। अच्छा, ये श्योर क्या एक्स आएगा आएगा। अब बताओ दूसरा कहाँ से? अच्छा, पहले बताओ यहाँ से जैसे प्लस पहुंचा, अभी दूसरा मैंने देखा ही नहीं, मदर वाला मैंने देखा नहीं है, मैं श्योर कह सकता हूँ ये नॉर्मल तो है। क्लियर ना बात में? सोचते क्या नॉर्मल तो है? बताओ एक्स प्लस आया तो नॉर्मल, प्लस आया तो नॉर्मल, मतलब अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी ही होगी। अब चाहे मदर से जो भी आ जाए, अच्छा मदर से चाहे ये आया ये बात तो एक ही। अच्छा, कोई भी यहाँ पे आ भी जाएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? कैरियर। अरे कैरियर तो होगी और क्या, तो होगी तो लेकिन नॉर्मली। तो कभी आपसे ऐसे पूछे अगर फादर नॉर्मल है देन डॉटर, हाँ डॉटर शुड बी नॉर्मल। सपोज लास्ट क्लास में हमने कुछ जेनेटिक डिजीज के वाले क्वेश्चन किए थे। अब इसमें अगला जो पार्ट आता है वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इसमें बच्चों हम एक फैमिली, उस फैमिली के अंदर किसी डिजीज को हम ट्रेस करते हैं। उस फैमिली के लिए हम सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करके लाते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन को हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों किसी फैमिली में मैंने आपको भेजा और कहा कि वहां से सारी इंफॉर्मेशन लाओ, तो उस फैमिली में जो सबसे ओल्ड पर्सन है, जैसे किसी फैमिली में दादाजी दादी जी सबसे पुराने हैं, तो उनसे बच्चों सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ। उनसे पूछो कि उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके पेरेंट्स में कहीं दिक्कत तो नहीं है, उनके बच्चों में कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन देंगे वो सारी हम कलेक्ट करके लाएंगे और उन्हें बच्चों को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फैमिली का सिंपली आप फैमिली ट्री भी कह सकते हो। पेडिग्री एनालिसिस में जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये इंडिकेट करता है, अगर इस तरह का सर्कल बना दे तो ये नॉर्मल फीमेल के,
अगर कभी भी नॉर्मल फीमेल है तो हम उसमें ये सिंबल यूज करें। अगर बच्चों हम ऐसे स्क्वायर बनाते तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल मेल। अच्छा ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी मैं सर्कल बनाऊं समझना, और स्क्वायर, अब बच्चों मैंने फिर से यहाँ पे सर्कल बनाया मतलब फीमेल, लेकिन मैंने फीमेल में यहाँ पे इस बार इसे सर्कल को डार्क कर दिया, तो ये हो जाएंगे अफेक्टेड फीमेल। अच्छा सर्कल मतलब फीमेल ही है, अच्छा और डार्क कर दिया तो इसी तरह से बच्चों स्क्वायर, और स्क्वायर बनाने के बाद उसे डार्क कर दो तो ये अफेक्टेड मेल। अब बच्चों मैंने ऐसे सर्कल या स्क्वायर तो बनाया, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, आधा पार्ट डाल दिया, पूरा नहीं। हाँ तो आधा पार्ट डाल कर तो ये कहलाते हैं कैरियर। अच्छा ये जो कैरियर होते हैं इसमें मेल कैरियर बात नहीं, इसमें मेल कैरियर है फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों कैरियर, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट में हमने सीखा था कभी कैरियर, कैरियर हमेशा रिसेसिव। अच्छा और मेल फीमेल दोनों आ गए तो ये ऑटोसोमल। अब मैंने क्या किया बच्चों, सेम इसी तरह का एक सिंबल बनाया, लेकिन इस बार बीच में डॉट लगा दिया, तो ये भी है कैरियर, लेकिन ये कैरियर क्या फीमेल है? अच्छा ये कैरियर फीमेल स्पेशली एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरियर। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमने सीखा था मेल कैरियर, यहाँ कैरियर केवल, कभी बच्चों आपको ऐसा सिंबल नहीं मिलेगा कि ऐसे यहाँ पे से डॉट लग जाए, क्योंकि इसमें कौन कैरियर होता है, मेल, और मेल कभी होते ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ऐसा वाला सिंबल देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी पिडिग्री में। अगर ये सिंबल दिख जाए ना, समझ जाना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ही केस। यहाँ बच्चों मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ऐसे सर्कल बनाया और स्क्वायर बनाया, लेकिन ऐसे मैंने क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी किसी वजह से डेथ हो गई। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको हम इस तरह से क्रॉस कर दिया। यहाँ पे बच्चों ऐसे बना के नीचे से हल्का सा डार्क कर दिया, तो ये जो डार्क कर दिया इसका मतलब ये इंडिकेट करता है स्टिल बर्थ, या फिर ये इंडिकेट करता है एबर्शन, या बच्चों यहाँ पर डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कई बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी क्या डेथ हो सकती है। हाँ कुछ ऐसी डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज होती है जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फीमेल को मार देती है। हाँ याद करिए हीमोफीलिया, तो उस कंडीशन में हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो गई तो ये सिंबल यूज करें। अब बच्चों मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ बनाया, और यहाँ पर ये जो है ये इंडिकेट करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। यहाँ बच्चों सेक्स अनस्पेसिफाइड रहा है, यहाँ पर सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। इसी तरह से बच्चों मैंने सेम ऐसा ही बनाया, लेकिन सेंटर में मैंने 5 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब 5 बच्चे हैं और पांचों के पांचों कैसे अनअफेक्टेड, लेकिन इनमें मेल कितने फीमेल कितने वो आपको पता नहीं चल पाएगा, मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये बच्चों सिंबल हम तब यूज करते हैं जब किसी पेडिग्री को छोटा बनाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स हैं, सपोज करिए इनके 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे तो हमें क्या करना होगा, उन 10 को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब पहला बच्चा यहाँ, दूसरा बच्चा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे कितने बनाने पड़ेंगे, तो इसमें बच्चों पेडिग्री बड़ी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, कई बार इसको छोटा प्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ ऐसे लिख किया और यहाँ सेंटर में 10 लिख दिया, इससे आप क्या समझे। हाँ 10 बच्चे हैं, 10 के 10 अनअफेक्टेड, लेकिन मुझे इसमें बताओ कितने मेल कितने फीमेल, मतलब सेक्स का पता नहीं चल पा रहा है, मतलब यहाँ सेक्स अनस्पेसिफाइड है, बस समझ में। और ये सिंबल हम क्यों यूज करते हैं, ताकि पेडिग्री छोटी हो जाए, तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं। यहाँ बच्चों मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ऐसे दो सर्कल बना दिए और ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया, या दो स्क्वायर बना दिए और इनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये इंडिकेट करता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा यहाँ ट्विंस तो है, लेकिन ट्विंस भी कौन से, मोनोजाइगोटिक में फर्टिलाइजेशन कितनी बार, अरे एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जो जाइगोट बना, इसी जाइगोट से यहाँ पर ट्विंस बने। अच्छा कितना जाइगोट है, एक जाइगोट बना है, तो इस वजह से दोनों का सेक्स सेम ही रहेगा, या तो दोनों डॉटर ही होगी या दोनों सन ही। अच्छा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब मैंने सेम इसी तरह से ड्रॉ किया, लेकिन हल्का सा यहाँ बच्चों मैंने कुछ डिफरेंस बना दिया। ये डिफरेंस क्या आपको समझ पा रहे हो, क्या डिफरेंस है, यहाँ बीच में लाइन से कनेक्ट नहीं है। अच्छा नीचे लाइन से कनेक्ट नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए होता है। अच्छा डाइजाइगोटिक में फर्टिलाइजेशन कितनी बार, तो इस वजह से या तो दोनों फीमेल हो सकती हैं या दोनों मेल हो सकते हैं, या एक मेल एक फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ जो ट्विंस है उनका सेक्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किन्हीं पेरेंट्स के ट्विंस हुए, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक, वो श्योर है डाइजाइगोटिक, दोनों लड़के हुए, वो कुछ भी हो सकता है, मोनोजाइगोटिक का भी केस हो सकता है, डाइजाइगोटिक का भी हो सकता है। अब जो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसी तरह से सिंबल ड्रॉ किया और यहाँ पर इनको, अच्छा ये नॉर्मल फीमेल नॉर्मल, अच्छा ऐसे लाइन से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये इंडिकेट करता है मेटिंग लाइन या मैरिज को आप कह सकते हो। तो ये बच्चों यहाँ पर मेटिंग लाइन या मैरिज के लिए इंडिकेशन हो गया। सेम इसी तरह का मैंने सिंबल बनाया, लेकिन इस बार एक नहीं दो लाइन से कनेक्ट करते हैं। अगर बच्चों यहाँ डबल लाइन से कनेक्ट कर दिया तो ये इंडिकेट करता है कॉन्सेंक्यूनस मैरिज। कॉन्सेंक्यूनस मैरिज का मतलब होता है मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। अगर बच्चों रिलेटिव्स में ही शादी हो जाती है तो उनके लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज करता है, ये कहता है कॉन्सेंक्यूनस मैरिज। अच्छा यहाँ पर 2 बार कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पहली बार कनेक्ट तो पहली शादी, दूसरी बार कनेक्ट 2 शादी है ना, तो ये 2 शादी को नहीं बता रहा है, ये कॉन्सेंक्यूनस मैरिज को बताता है। एग्जाम में बच्चों यही सिंबल सबसे ज्यादा बार है, नीट में लास्ट ईयर पूछा गया था, और अपनी एनसीईआरटी में भी इसको ड्रॉ किया हुआ है। फिर एनसीईआरटी में काफी सारे ये भी है, ये भी है, इस तरह से काफी सारे सिंबल एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो आप लोगों को ये सिंबल याद करने हैं। एक क्वेश्चन तो बच्चों सिंबल से ही आ जाता है, जैसे कई बार तो सिंबल से ही आ जाता है, जैसे कई बार होगा बस ये सिंपल सा सिंबल बना देंगे और पूछेंगे बताओ ये क्या शो कर रहा है, बता दोगे। हाँ ये क्या शो कर रहा है, कॉन्सेंक्यूनस मैरिज, मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, तो क्लोज रिलेटिव में मैरिज हो जाए तो उसके लिए ये सिंबल यूज करें। लेकिन मैंने इसको डार्क कर दिया। अच्छा यहाँ बच्चों इनकी शादी हुई और यहाँ पर मान लीजिए समझाने के लिए ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अच्छा यहाँ जब मैंने इनको ड्रॉ किया, बताइए इनके इनके पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं, 3, जो इस लाइन से कनेक्ट है। हाँ इस लाइन से कनेक्ट कितने हैं, 1 2 3। अच्छा यहाँ तो इनकी शादी हो गई, बात समझ रहे हैं, तो जो इस लाइन से कनेक्ट होंगे ना बस वो इनके बच्चे होंगे, तो इनके कितने बच्चे हैं, 3। अच्छा ये डॉटर नॉर्मल अफेक्टेड। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए इसको डार्क कर दे, इसको भी डार्क कर दिया, क्लियर। अच्छा बच्चों यहाँ पर मैंने इनको ऐसे कर दिया, क्या किसी वजह से डेथ हो गई है, क्लियर। अब बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया कैरियर, उसमें भी कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए मैंने बच्चों यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे कुछ बनाया और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख के 3 लिख दिया, मतलब 3 बच्चे और 3 के 3 हाँ अनअफेक्टेड, क्या तीनों अनअफेक्टेड है। चलिए मैंने बच्चों कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर बनाया और यहाँ पर ऐसे बनाने के बाद यहाँ बच्चों मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, बताइए ये क्या इंडिकेट। हाँ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स में शादी हो गई है। अच्छा क्या ये कॉन्सेंक्यूनस मैरिज है। अच्छा यहाँ बच्चों फिर मैंने ऐसे करके इस तरह से बना दिया, इनके ट्विंस है और ट्विंस में भी मोनोजाइगोटिक। अच्छा मैंने इनको इस तरह से नहीं बनाया, डाइजाइगोटिक, समझ जाओगे। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये जो सिंबल है ये आना चाहिए इनमें।